नमो नारायण। ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान, इन देशों में या तो जंग चल रही होती है या जंग चलने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन कभी कभी दिमाग में ऐसा आता है कि ये होता ही क्यों है, क्या वजह है कि ये क्षेत्र कभी शांत रहता नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये देश कैसे बने, इसकी ये वजह भी हो सकती है। क्या ये देश ऐसे बने कि इनके बॉर्डर्स नेचुरल हैं, सांस्कृतिक आधार पर हैं? क्या यही वजह है इनमें लड़ाई होते रहने की? तो सच तो ये है कि जो लाइन नक्शे में खींची हुई हैं ये अरब लोगों की ने खुद नहीं खींची। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, बालूचिस्तान, भारत, सभी तो इसी तरह से आर्टिफिशियली बिना किसी सोच के खींची लाइन के आधार पर बने हैं। यही यहाँ लगातार चलते रहने वाले संघर्ष की जड़ में है। लेकिन आज हम केवल अरब देशों की बात करेंगे। ये लंबा थोड़ा वीडियो होगा, लेकिन विश्वास मानिए कहीं से उबाऊ या रिपीटेटिव नहीं होगा। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको अरब देशों में लगातार चलने वाले उठापटक के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि भारत सब कॉन्टिनेंट के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके सारे मुसलमान टर्की को लेकर इतना इमोशनल क्यों रहते हैं। पूरे वीडियो के 4 भाग हैं। तो सबसे पहले अपनी बात शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, पहले भाग की बात करते हैं। तो वह है ऑटोमन या उस्मानिया साम्राज्य की कहानी। तो एक समय था जब मिडिल ईस्ट में ऐसे कोई कंट्रीज थे नहीं जैसे आज दिखते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। एक मिनट, आपको ये तो पता है ना कि ऑटोमन एम्पायर क्या था? चलिए, कुछ को नहीं पता है तो मैं इस पर भी बात कर लेती हूँ। अभी यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी, बाद में ऑटोमन पे एक फुल वीडियो करेंगे। तो क्योंकि मिडिल ईस्ट की कहानी समझना है तो ऑटोमन एम्पायर को समझना पड़ेगा। एक समय था तुर्की में, जो तुर्की हो गया है, वहाँ पर लड़ाकों का एक गैंग था। जब वो आसपास जीतते गए और उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, उन्होंने सोचा भाई आसपास तो हमने सबको अपने अंगूठे के नीचे कर लिया, अब आगे कुछ सोचते हैं। तो उन्होंने अनातोलिया नाम की जगह, जो आज का तुर्की का वो हिस्सा है जो एशिया में पड़ता है, उस पर कब्जा कर लिया और खुद को वहाँ का रूलर घोषित कर दिया। अब ये अनातोलिया जो था, तुर्की का शहर अंतालिया नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस गैंग का जो नेतृत्व था, वो जो कर रहा था, जो उसका लीडर था, उस्मान नाम का योद्धा था। तो वो जो उसने साम्राज्य वहाँ से शुरू किया, जो वहाँ राज्य बनाया अनातोलिया में, उसका नाम उस्मान के नाम पर उस्मानिया पड़ गया। तुर्की भाषा में उस्मान जो था अरबी में उत्तमान हो गया, और जिसको यूरोपियंस उत्तमान तो नहीं कह पाए, ऑटोमान कहने लगे, तो वो जो था उस्मानिया साम्राज्य था जो ऑटोमन बन गया। तो लिटरली ये साम्राज्य का नाम अपने संस्थापक के नाम पर है, एक बंदे के नाम पर है। तो शुरू में उन लोगों ने जो बाइजेंटाइन टेरिटरीज पे कब्जा शुरू किया, मतलब पूर्वी जो रोमन एम्पायर था, वहाँ से लेके ग्रीस, बाल्कन और अभी का जो पश्चिम तुर्की है, वहाँ पे कब्जा किया। 1453 आते आते सुल्तान मोहम्मद सेकंड जो था, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। पूर्वी यूरोप में क्रिश्चियनिटी का वो एक आखिरी गढ़ था, और वहाँ पर भी उसने, मतलब ये एक तरीके से इस्लामिक राज्य उसने स्थापित किया। इसके बाद तो जिससे तुर्की लड़ाकों ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 1299 से 1600 तक लगभग 300 साल ऑटोमन साम्राज्य बढ़ता ही गया। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के अंडर में तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट के कुछ न कुछ हिस्से इसके पास थे। लेकिन ज़्यादातर उनका कब्जा वहीं था जिसे अभी अरब वर्ल्ड कहा जाता है। सीरिया, इजिप्ट, हंगरी, नॉर्थ अफ्रीका तक इनका प्रभाव क्षेत्र था। 2 बार तो यूवेना तक भी पहुंच गए थे, वो बात अलग है कि वहाँ से मार के भगा दिए गए थे दोनों बार। फिर इन्होंने मक्का मदीना का कब्जा कर लिया। मक्का और मदीना में कब्जा करने के साथ एक तरीके से वो सुन्नी मुस्लिमों के बेताज बादशाह बन गए। उन्होंने अपनी सेना को सुचारू रूप से चलाया और अच्छा शासन किया, और अरब देश के कबीलों को काफ़ी हद तक दबाया, अपने कंट्रोल में ले लिया। क्योंकि उस समय ये कोई ऐसा तो नहीं सऊदी अरब से आपने संधि कर लिया, कुछ छोटे छोटे कबीले थे बहुत सारे, और जिन्होंने उनको दबा लिया और कब्जे में कर लिया, क्योंकि वो लोग उतने ऑर्गेनाइज नहीं थे जितने ऑर्गेनाइज ये हो गए थे। अब हम वीडियो के दूसरे भाग की ओर आते हैं, ऑटोमन या उस्मानिया साम्राज्य के पतन की कहानी। 1600 आते आते ये साम्राज्य धीरे धीरे क्षय होने लगा। यूरोप ने समुद्रों में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, और ऑटोमन के अंडर वाले जो थल मार्गों को छोड़ के उन्होंने समुद्री रास्तों से भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। इससे ऑटोमन को बहुत बड़ी आर्थिक चोट पहुंची, क्योंकि जब काफिले ऑटोमन के रास्तों से निकलते थे तो उनको उसमें से आय होती थी, और मुफ्त में उनका व्यापार भी साथ के साथ ही चलता रहता था। मतलब जो उधर से चीज़ें आई वो भी उनको मिली, जो इधर से गई वो भी उनको मिली। लेकिन जब वो समुद्र के रास्ते से आने लगे तो एक तरीके से जो चौथ वसूलते थे वहाँ बैठ के, एक तो वो बंद हुई, और दूसरे वो मुफ्त का व्यापार भी बंद हो गया। और एक समय की अजेय मानी जाने वाली ऑटोमन सेना जो थी,
वो गोरों की आर्टिलरीज और अनुशासित ट्रेंड सेना के सामने कमज़ोर पड़ने लगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ऑटोमन थे वो अरब कबीलों के मुकाबले में उनकी सेना बहुत संगठित थी, लेकिन जब गोरों की जो सेनाएं थीं और जो उनके पास आर्टिलरीज थी उसके सामने ये कमज़ोर थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो तुर्की था या जो ऑटोमन एम्पायर था उसको द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। मतलब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्योंकि यूरोप में भी था, इसको वैसे तो द गेटवे ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाने लगा। ये जो नाम था रूस के जार निकोला फर्स्ट ने ये नाम दिया था। ये नाम सच करते हुए वो ऑटोमन, फ्रेंच और ब्रिटिश कर्जों के कुचक्र में फंस गया। आपको पता है गोरे बड़े होशियार होते हैं, तो उन्होंने इनको कर्जा वर्जा दिया और उस कर्ज के कुचक्र में ये फंस गए। उनकी अजय समझे वाली जाने वाली सेना रूस से बुरी तरह हारी और नए जमाने की बदलती इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वो कहीं खड़े नहीं हो पा रहे थे। मतलब बेसिकली उन्होंने अपने हिसाब से जो किया ये अपने को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, और इनकी जो बहुत बड़ी नौकरशाही खड़ी हो गई थी उसमें दीमक की तरह भ्रष्टाचार लग गया था। 1875 आते आते कर्जा इतना बढ़ गया कि उनकी जो सॉवरेनिटी थी, जो उनकी संप्रभुता थी, उसको चैलेंज करते हुए उनकी अर्थव्यवस्था को यूरोपियंस ने अपने हाथ में ले लिया। मतलब यूरोपियंस ने कहा भाई तुमने इतने पैसे हमसे ले लिए, तुम चुका पा रहे नहीं हो, और तुम्हारी जो रंग ढंग देख के लगता है हमको कि तुम चुका पाओगे भी नहीं, तो अब क्या करना है, लाओ तुम्हारी इकोनॉमी हम संभालते हैं। ऑटोमन साम्राज्य गिरता ही गया, गिरता गया, गिरते गिरते 1920 में एक समय ऐसा आया जब ये जो था फॉर्मली एक तरीके से ख़त्म हो चुका था, और ऑटोमन साम्राज्य जो 300 साल के बाद जो किसी ने सोचा नहीं था, अब वो फॉर्मली डिक्लेयर हो चुका था कि अभी नहीं रहा, और उसकी ग्लोरी केवल इतिहास के किताबों और पाकिस्तानी सीरियल्स में ही रह गए। पाकिस्तानी सीरियल जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि वो ऑटोमन के बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, ऑटोमन के वंशज हैं वो। 19वीं शताब्दी आते आते चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगीं। 1821 से 29 तक चलने वाली लड़ाई में जो उनके अंडर में जो एरिया था ग्रीस ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। ये पहला सफल राष्ट्रवादी विद्रोह था जो ऑटोमन के बिखरने का कारण बना। तो आज आप जो सोचते हैं ना कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग वो जाके सबसे पहले ग्रीस में घुसने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है ये तो हमारा ही बच्चा था, हमसे अलग हो गया है। तो और इसमें ग्रीस का साथ जो था ब्रिटेन और फ्रांस और रूस तीनों ने दिया था। 1853 से 36 क्रीमिया की लड़ाई में भी बहुत नुकसान हुआ ऑटोमन का, उनकी मतलब क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ, उनकी जो धमक थी उसका नुकसान हुआ, और उनकी ज़मीन भी हाथ से निकल गई। फिर हुई रूस और तुर्की मतलब ऑटोमन की लड़ाई। इसमें बुल्गारिया, रोमानिया और सर्बिया भी इस लड़ाई में अलग हो गए। मतलब ये सब आप नाम सुन रहे हैं, बुल्गारिया, क्रीमिया, रोमानिया, सर्बिया, ये सब बाद में यूएसएसआर के हिस्से बने थे, और अब बाद में जब वो टूटा यूएसएसआर तो ये फिर छोटे छोटे देश बन गए, रूस के चारों ओर हो गए हैं। बहरहाल 19वीं शताब्दी के बीच में जो क्रीमिया की लड़ाई हुई थी उसमें बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, क्रीमिया सब अलग हो गए। ये लड़ाई रूस ने फ्रांस और इंग्लैंड की मदद से लड़ी थी। 1908 में यंग टर्क रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की कोशिश की गई। ये भी ऑटोमन साम्राज्य को उसके नागरिकों की खुली चुनौती थी। मतलब उसके नागरिकों ने कहा कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा किसी का काम का नहीं है, इससे हम लोग को बहुत तकलीफ है, अब इसमें रिफॉर्म किए जाएंगे। तो ये जो थे उस्मानिया साम्राज्य के लोग, उनके लिए एक शॉक की स्थिति कि हमारे नागरिक हमारे खिलाफ खड़े हो गए, हमारी सिटीजन्स की इतनी हिम्मत हो गई है। वह ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम तो इतना इनका ख्याल रखते हैं, हमारे खिलाफ क्या हो गए। बहुत सीधी बात थी कि अरे इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सामने खड़े हो गए। तो ये फिर 1912 से 13 तक जो बाल्कन वॉर चला, बाल्कन वॉर में यूरोप का बचा खुचा हिस्सा भी तुर्की से या ऑटोमन से, उस्मानिया साम्राज्य से अलग हो गया। इसके बाद उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य को आखिरी धक्का लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन्स ने अपनी चाल चली और ये मानते हुए कि जर्मनी जीतेगा, इस तरह से उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा और शक्ति वापस आ जाएगी, उन्होंने जर्मनी का साथ पकड़ लिया। ये आत्मघाती सिद्ध हुआ। मक्का के अमीर शरीफ हुसैन के नेतृत्व में वहाँ भयंकर रेजिस्टेंस हुआ, और फ़लस्तीन और इराक में भी उनका अंग्रेजी फ़ौजों से सामना हुआ। मतलब जब जर्मन का साथ देते हुए जो उस्मानिया इलाके थे आगे बढ़े तो उनके साथ ऐसा हुआ। मतलब ये जो पूरा रायता फैला जो उस्मानिया साम्राज्य के साथ, उसका जो छिन्न भिन्न हुआ उसमें मुख्य हाथ ब्रिटेन का ही था। और उसके बाद 1918 में जो मित्र देशों का जो अलायंस था, उनकी सेनाओं से ऑटोमन जो थे वो बहुत बुरी तरह परास्त हुए, बुरी तरह हारे, और ग्रीस के
मुड्रोस हार्बर में दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हुआ। जो मुड्रोस हार्बर में जो समझौता हुआ था वो जो उसने ऑटोमैन की रही सही हनक और उनके आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया था। उसके अंडर में ऑटोमैन अपने मूल स्थान पे वापस चले गए, जो उनका मूल स्थान था, जो जिसको अभी तुर्की कहा जाता है, वो जो जगह थी, और अरब के जो हिस्से उनके कंट्रोल में थे उनको स्वायत्ता मिल गई। ऑटोमैन ने अपनी सेनाएं बिना शर्त वापस बुला लीं, और जो मित्र देशों का अलायंस था उसने ऑटोमैन को का जो समुद्री हिस्सा था, जो उनका और जो उनका धरती का हिस्सा था, जो उनके अंडर में भी था, उसमें भी इन्होंने कहा कि हमारी जो आवाजाही होगी, हम जो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपका कोई भी दखल नहीं होगा, हम इसको स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने इसके बाद क्या कहा, और बोले इस रास्ते में चलते अगर कभी हमें अपनी सुरक्षा के लिए कोई खतरा मिला तो जो आपका बचा खुचा साम्राज्य उसमें हम घुस जाएंगे और उसके बाद हम आपकी पिटाई करेंगे। उसके बाद उन्होंने उनके पोर्ट्स, पोस्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेलवे, इन पे भी कब्जा कर लिया। अब आप सोचिए, ये कोई संधि तो नहीं थी ना, ये तो एक निहायत अपमानजनक शर्तों पे किसी को अपने कब्जे लेने की बात थी। इसे कोई मैं संधि नहीं मानती हूँ। तो इसको जो आर्मिस्टिस ऑफ मुड्रोस कहते हैं। बाद में कमाल अतातुर्क की अगुवाई में वहाँ पश्चिम की तरफ रुझान रखने वाली राष्ट्रवादी सरकार बनी। यह ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की के खलीफत का अंत था। अभी आप यही पैटर्न आज भी देखेंगे कि अंग्रेज या गोरे या एंग्लो सेक्शन, ये जहाँ भी जाते हैं कहते हैं ना यहाँ सब बहुत गड़बड़ है, इसको हम ठीक करने आ रहे हैं। उसके बाद ठीक करने चलते हैं, उसको दबाते हैं, वहाँ अपनी शर्तें मनवाते हैं, छल से, बल से, कौशल से, और अपनी एक समर्थक सरकार, पिट्ठू सरकार वहाँ बना देते हैं, बिठा देते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश, रूस और फ्रांस का ऑटोमन साम्राज्य के जो अगेंस्ट जो साझा मोर्चा था, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक क्रूसेड का रूप देने की कोशिश करी बहुत से लिखने वालों ने, और कहा कि क्रूसेड की भावना से भी, मतलब क्रूसेड्स क्या है, जो धार्मिक वार हुआ करते थे जो 1000 साल पहले क्रिश्चियंस और मुसलमानों में, इस्लामिस्ट फोर्सेस में और क्रिश्चियन फोर्सेस में। तो उन्होंने एक तरीके से अपने अपने तरह तरह के इन्होंने सैनिक इकट्ठे किए थे अलग अलग देशों से। तो उनको किस तरीके से वो एक पेज पे लाएं, एक सी भावना में लाएं कि हाँ हमको ऑटोमन को नष्ट कर देना है, तो उसके लिए वो उसको अनऑफिशियली क्रूसेड का रूप देते थे। तो ऑटोमन साम्राज्य का जो आखिरी महान खलीफा था, वो, या जिसको खलीफत कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ खलीफत ना कह के खिलाफत कहा जाता है, इसलिए वो जो था इस्लाम की आखिरी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए जो एंग्लो सेक्शन सैनिक थे वो उसके खिलाफ गोलबंद होकर हमला करते थे। रूस ने स्वयं को ऑटोमन क्षेत्रों में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का रक्षक बना दिया और उसने अपनी धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया। मतलब वहाँ तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे उनसे कहा भाई ये तो तुम्हारा तो काम ही है, इसको ख़त्म करना है खलीफत को। इस तरह से ये लड़ाई चली थी और जीती गई थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने कॉलोनियल और जियोपॉलिटिकल जो उनके हित थे, जो उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने भी ऑटोमन को एक पिछड़ा इस्लामी राज्य बता के और उसका हम सुधार करने घुस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कही थी। 1917 में 1917 जनरल एलएनबी ने यरूशलेम पर अधिकार को यूरोप में धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा। उन्होंने कहा क्योंकि यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो तीनों अब्राहमिक कल्चर रिलीजन्स हैं, यहूदी, इस्लामिस्ट और क्रिश्चियन, तीनों कहते हैं कि हमारी जगह, हमारी सेक्रेट जगह, और हमारा कब्जा होना चाहिए यहाँ। तो उन्होंने यरूशलेम को जो ऑटोमन के पंजे से छुड़ाया, पंजे से क्यों कहना चाहिए, जब उसके अधिकार से छीना, तो उन्होंने ये कहा कि देखो हम लोग ने बड़ा ही धार्मिक काम किया है। तो ब्रिटिश प्रचार में इसे एक अनऑफिशियली इसको एक आधुनिक क्रूसेड की तरह प्रचारित किया गया था। लेकिन ये जो लड़ाई जो थी वो बेसिकली कोई धर्म वरम के लिए नहीं हुई थी, ये जो थी रीजनल प्रभुत्व के लिए थी और जो ट्रेड रूट्स पे उनके नियंत्रण के लिए थी। जैसे अभी भी जो लड़ाई हो रही है, जो सीपेक के आसपास जो लड़ाई हो रही है, ट्रेड रूट पर नियंत्रण के लिए हो रही है, लेकिन कभी कोई आईसिस आ जाता है, कोई खुरासान आ जाता है, सब धर्म की बात करते हैं और सब कट्टरपंथ की बात करते हैं। लेकिन क्रूसेड की जो हिस्टोरिकल मेमोरी क्रूसेड की थी, उसको पब्लिक साइकी में और उससे जो प्रोपेगेंडा था उसको प्रभावित किया गया था। इसलिए युद्ध जो है, ये जो लड़ाई जो थी, जो वॉर जो था, जिसने वहाँ का पूरा नक्शा उलट पुलट कर दिया, क्रूसेड नहीं था, लेकिन उसमें क्रूसेड की भावना की झलक दिखाई देती थी।
ऑटोमैन या उस्मानिया साम्राज्य के कोलैप्स के जो स्थायी अंतर आए उस क्षेत्र में, उनमें सबसे पहला तो था कि ऑटोमैन खलीफा के अंडर में जो इस्लाम में एक पॉलिटिकल यूनिटी आई थी, वो 1924 में कमाल अतातुर्क पाशा के विद्रोह के साथ खत्म हो गई। यहाँ एक तरीके से इस्लाम की सत्ता और नेतृत्व, जो कि धार्मिक भी था, उसका अभाव हो गया और इसके साथ ही यूरोप के नक्शे में बहुत बदलाव आए। बाल्कन स्टेट्स का आधुनिक रूप निकल के आया, लेकिन इसी के साथ खाड़ी के देशों में स्थायी रूप से एक एथनिक डिवाइड बन गया। अब हम वीडियो के तीसरे भाग की ओर आते हैं। आधुनिक अरब राष्ट्रों का गठन कैसे हुआ, कैसे ये आधुनिक जो अरब राष्ट्र आप देखते हैं, जो एक समय में ऑटोमन के अंडर के डिफरेंट रीजन्स थे, ये कैसे बने। तो अब ये मूल प्रश्न हमारा है कि ऑटोमन से छुड़ाए गए कबीलों में बनते हुए अरब देश का क्षेत्र, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसका आधुनिक देशों में बंटवारा कैसे हुआ। लेकिन इतनी लंबी कहानी के बाद ये प्रश्न तो जहाँ का तहाँ रह गया कि अरब में इतने देश बने कहाँ से। तो वर्ल्ड वॉर एक के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने निश्चय किया कि अब हम अरब लैंड को आपस में बांट लेंगे। तो ये कहानी गोरों के बंदरबांट की कहानी है। इसके लिए उन्होंने आपस में समझौते कर लिए, जैसे साइकस पिकोट एग्रीमेंट। जैसे कि उनका तरीका था, अपनी सुविधा, फायदे और मर्जी के हिसाब से अरब के नक्शे पर उन्होंने लाइनें खींची। इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन जैसे देश बनाए। पेरिस और लंदन में बैठे लोगों ने नए नक्शे, नए झंडे और वहाँ के लोकल एलिट्स में से अपने पिट्ठू ढूंढ लिए, जिन्हें शुरू से ही लालच देकर ऑटोमन के खिलाफ मोबिलाइज किया गया था। इस तरह से हर जगह अपनी कठपुतली सरकारें उन्होंने बैठाई। अब एक और बात सोचने की है कि नकली देशों में ऑटोमन के खिलाफ नेशनैलिटी की भावना कैसे भरी। शुरुआत में अरब राष्ट्रवाद जो था, वो सीरिया, इराक या किसी और हिस्से का अलग नहीं था। ये एक पैन अरब फीलिंग थी, जिसकी जड़ें एक भाषा और एक धर्म में थी। इस तरह से नेशनल आइडेंटिटीज मैन्युफैक्चर की गई पेरिस और लंदन में बैठकर। बाद में ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर की गई पेरिस और लंदन के पॉश ऑफिसेज में बैठ के। इस तरह से ट्राइबल और सेक्टेरियन ज़मीनी हकीकत को उन्होंने नज़रअंदाज किया और ऐसा बंटवारा किया जैसे वहाँ पे कभी ना ख़त्म होने वाले कलह की नींव पड़ गई। इराक में शिया सुन्नी का झगड़ा, कुर्द लोगों का तुर्की, इराक और सीरिया में फैला संघर्ष हो, ये सब ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई जिनका कहीं कोई अंत नहीं दिखाई देता। जो अपने मूल दावे को लेकर चलते हैं वो अपनी जगह सही होते हैं, और जिसको इस बंदरबांट में जहाँ बिठा दिया गया वो भी अपनी जगह सही है। तो इस बंदरबांट में फ्रांस को मिले सीरिया, लेबनान, ब्रिटेन को इराक, फिलिस्तीन और जॉर्डन। तब तक अंदर अंदर अमेरिका भी ब्रिटेन का साथ देने की कीमत लूट के माल में के रूप में वसूलने आ गया था। अब तक लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन और फ्रांस के इन देशों को टेम्पररी कंट्रोल मैंडेट दे दिया था। दोनों ने अपना अपना माल संभाल लिया। इसी बीच 1932 में इब्न सऊद के अंदर सऊदी अरेबिया बना। 1948 में फिलिस्तीन से ब्रिटिश मैंडेट खत्म होते होते वहाँ इजराइल बन गया, और 1971 के करीब आज़ाद हुए यूएई, कतर, बहरीन, इनका ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ बंटवारा नहीं किया। ये जो थे ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बने, जो आज भी हैं एक हद तक, क्योंकि ब्रिटेन का जो था वो थाती अमेरिका को सौंप दी गई थी, वो अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट हैं। अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आते हैं। ब्रिटेन के वादे, धोखे और बंदरबांट, यही थे पश्चिम एशिया में या मिडिल ईस्ट जिसको वो कहते हैं, वहाँ संघर्ष की जड़ें इसी में थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अरबों से वादा किया कि अगर वे ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में साथ देंगे तो उन्हें आज़ाद अरब राष्ट्र मिलेगा। इसको मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से मतलब वहाँ इस फैक्ट को पाया गया था। लेकिन उसी समय ब्रिटेन ने फ्रांस के संग साइकस पिकोट समझौता किया और अरब क्षेत्र को आपस में बांटने की तैयारी कर ली। लेकिन 1917 में ब्रिटेन ने बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों को वादा किया कि फ़लस्तीन में वो उनके लिए एक अलग देश बनाएगा, जो होगा उनका राष्ट्रीय घर होगा एक तरीके से। तो यानी एक ही जमीन के 3 हिस्सेदार हो गए, अरब, फ्रेंच और यहूदी, और ब्रिटेन उसका मालिक बना बैठा था। तो लड़ाई के बाद ब्रिटेन ने फ़लस्तीन पे कब्जा किया और यहूदी वहाँ पर आने लगे। यहूदी तो सोच रहे थे हमारी जगह है, वो यहाँ आने लगे। और उसके बाद फिर 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ, जिससे फ़लस्तीनी बेघर हो गए। अरब इजराइल संघर्ष शुरू हो गया। अरब कहते थे ये तो जगह हमको देने का वायदा हुआ था, इसी वायदे पे हम लड़ाई में आए थे। इजराइल कहता है कि हमको तो आपने हमसे पैसा और हथियार खरीदने के लिए लिया था दुनिया भर के जो यहूदियों से, क्योंकि आपने हमको यहाँ देने को कहा था। फ्रांस बोला अरे भाई मैं कहाँ गया, आपने मुझे कहा था कि ये जगह हमारे इससे आने वाली है। खैर, जल्दीबाजी में जो वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत जो ये बंदरबांट की गई, इसी का परिणाम है कि आज तक ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो एरिया है, ये जो ब्लडी वॉर्स, जो खूनी लड़ाइयाँ होती हैं ना, उनका शिकार है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बंदरबांट में ऐसे भी थे जिनके लिए कोई जगह ही नहीं मिली थी।
उनको आज भी उस इलाके में बिदून यानी बेघर के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी घटना जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चालाकियों का परिणाम थी, जिसमें आज भी एक जटिल, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक इन्होंने पेनफुल परमानेंट चलने वाले संघर्ष को जन्म दे दिया है। लेकिन ये सब गोरों ने किया क्यों? इससे उनको 4 फायदे हुए। एक तो मेसोपोटामिया मतलब जो आज का इराक है उसके तेल क्षेत्रों में उनका कब्जा हो गया। दूसरे स्वेज कैनाल पे उनका कब्जा हो गया, मतलब उनको एक तरीके से वो राइटफुली उनका हो गया। ये कैनाल जो थी ब्रिटिश इंडिया के व्यापार और जो उनकी मिलिट्री मूवमेंट होती थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तरीके से उसकी लाइफलाइन थी। उसके बाद वार्म वाटर पोर्ट्स तक रूस की पहुंच को उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया। कोई भी यूरोप का जो राइवल या शत्रु था वो मिडिल ईस्ट पार करके यूरोप तक ना पहुंच पाए, ये इन्होंने इंश्योर किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश की जेबें भरने के लिए, अभी तक तो मैं कहा करती थी फला हंसते बसते देश को उन्होंने बर्बाद किया, उन्होंने पूरे क्षेत्र को ही लड़ाई का घर बना दिया।